हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है यूरो मानक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूरोपीय उत्सर्जन मानक प्रदूषण संबंधी नियामक है जो यूरोप में सभी वाहनों पर लागू किए जाते हैं। वर्तमान समय में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सभी हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर संबंधी उत्सर्जनों पर यह नियामक लागू होते हैं। मोटर वाहनों से प्रदूषक गैसें उत्सर्जित होती है। इन गैसों व कणकीय पदार्थों पर नियंत्रण रखने के लिए यूरोपीय संघ ने जो उत्सर्जन मानक निर्धारित किया है उसे यूरो मानक कहते हैं। तो याद रखिएगा, यूरो मानक किसे कहते हैं। देखिए, यूरोपीय देशों में 1992 में यूरो 1 मानक और 1996 में यूरो 2 मानक लागू कर दिया गया था। यूरो 1 मानक यूरो 2 मानक से अधिक उदार है। यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा जो है 0.05% या इससे कम होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय ऑटो फ्यूल नीति के लिए गठित इस समिति का नाम याद रखिएगा, मार्शेलकर समिति। इसने वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए चरणबद्ध रूप से यूरो मानकों को भारत में क्रियान्वित करने की संस्तुति की थी। स्वच्छ परिवहन पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद ने भारत को इस बात की छूट दी कि वर्ष 2020 में यूरो 5 के बदले सीधे यूरो 6 को अपना सकता है। अभी हाल ही में प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए नई दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2017 से BS4 मानक भारत में जो है लागू कर दिया गया है और अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2020 से भारत में केवल उन्हीं वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन हो सकेगा जिनमें BS6 मानक वाले इंजन का प्रयोग किया जाएगा। यूरो उत्सर्जन मानक प्रदूषण संबंधी नियामक है जो यूरोप में सभी स्वचालित वाहनों पर लागू किए जाते हैं। वर्तमान समय में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों, सभी हाइड्रोकार्बन, गैर मीथेन हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और निलंबित धूलकण संबंधी उत्सर्जनों पर कारों, ट्रेनों, ट्रैक्टरों, लॉरियों और इनसे संबंधित मशीनरी पर ये कड़े नियामक लागू होते हैं। पहला प्रश्न है, यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है? देखिए, यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है? तो देखिए, सही जवाब होगा जो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, यानी उपयुक्त सभी डी ऑप्शन। यूरोपीय उत्सर्जन मानक प्रदूषण संबंधी नियामक है जो यूरोप में सभी वाहनों पर लागू किए जाते हैं। वर्तमान समय में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सभी हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर संबंधी उत्सर्जनों पर यह नियामक लागू होते हैं। याद रखिएगा। देखिए, मोटर वाहनों से प्रदूषक गैसें जो है उत्सर्जित होती हैं और इन गैसों और कणकीय पदार्थों पर नियंत्रण रखने के लिए यूरोपीय संघ ने जो उत्सर्जन मानक निर्धारित किया है उसे यूरो मानक कहते हैं। यूरोपीय देशों में वर्ष 1992 में यूरो 1 मानक और 1996 में यूरो 2 मानक लागू कर दिया गया था। यूरो 1 मानक यूरो 2 मानक से अधिक उदार है। सेकंड नंबर है, यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो सही जवाब 0.05% या इससे कम। यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की जो मात्रा है 0.05% या इससे कम होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 3 है, यूरो नॉर्म स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। यह गैस है। यूरो नॉर्म स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। यह गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, बी ऑप्शन। देखिए, याद रखिएगा, यूरो उत्सर्जन मानक प्रदूषण संबंधी नियामक है जो यूरोप में सभी स्वचालित वाहनों पर लागू किए जाते हैं। वर्तमान समय में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों, सभी हाइड्रोकार्बन, गैर मीथेन हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और निलंबित धूलकण संबंधी उत्सर्जन पर कारों, ट्रेनों,
ट्रैक्टरों, लॉरियों और इनसे संबंधित मशीनरी पर ये कड़े नियामक लागू होते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रदूषण एवं रोग। तो चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं। देखिए प्रदूषण से मानव और पेड़ पौधे दोनों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। मानव जनित प्रदूषण भी इस समस्या के लिए उत्तरदायी है। स्वचालित वाहन वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड यानी सीसा का प्रयोग किया जाता है। देखिए धातुओं के साथ विमुक्त ये लेड सबसे अविषालु धातु प्रदूषक होते हैं। लेड के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं। कैडमियम श्वसन विष की तरह कार्य करता है और यह जो है रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर बढ़ाकर हृदय संबंधी बहुत से रोगों का जो है मूल कारण बनता है। पेयजल में कैडमियम की अधिकता से इटाई नामक रोग हो जाता है। याद रखिएगा पेयजल में कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? इटाई। ठीक है, और इस रोग में हड्डियां और जोड़ों में जो होता है तीव्र दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। वहीं दूसरी ओर पारा यानी मरकरी युक्त जल पीने से मीनामाटा रोग हो जाता है। याद रखिएगा अपशिष्ट जल में उपस्थित पारा मिश्रण सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के द्वारा विषैले पदार्थ मिथाइल पारा में बदल जाता है। इससे बहरापन, आंखों का धुंधलापन और मानसिक असंतुलन तथा होंठ, जीभ और कई अंगों में शून्यता जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए वायु यानी प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत, वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत मोटर गाड़ियों और अन्य कारखानों से निकलने वाले धुएं और गंदगी का स्तर निर्धारित करने और उसे नियंत्रित करने का प्रावधान है। 1987 से इस अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर लिया गया है। शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत प्रगलन इकाइयां एवं पेंट हैं। घरों में पुताई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेंट में शीशे की मात्रा असुरक्षित स्तर तक हो सकती है। दीवारों को छूने, पेंट की हुई अन्य चीजों से संपर्क में आने आदि से लोग जो होते हैं शीशे के संपर्क में आ जाते हैं। शीशे की अधिक मात्रा से मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है या पहुंच सकता है। पेंट के अतिरिक्त वेल्डिंग, रबर निर्माण, जिंक और कॉपर को गलाने वाली जो इकाइयां हैं आदि ये शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत हैं। ठीक है, याद रखिएगा लिपस्टिक, मोम, तेल और प्रति ऑक्सीकारक तथा प्रशामक इत्यादि से युक्त होती हैं। इसमें लेड की भी जो है कुछ मात्रा पाई जाती है जो मनुष्य के बौद्धिक स्तर यानी आईक्यू को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। याद रखिएगा ब्रोमीनित वनस्पति तेल यानी BVO एक प्रसंस्कृत वनस्पति तेल है जो कि क्या होता है, जिसे ब्रोमीन से उपचारित किया जाता है। शीतल पेय में इसका उपयोग किया जाता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट ग्लूटामिक अम्ल का सोडियम लवण है। इससे चाइनीज फास्ट फूड होता है इसमें स्वाद बढ़ाने वाले कारक के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। एस्बेस्टस जो होता है एक जहरीला पदार्थ है और इसकी धूल से फेफड़े का कैंसर हो सकता है। शीशा मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। पारे की विषाक्तता से उदर संबंधी यानी पेट संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है, पेट से संबंधित विकार उत्पन्न हो जाते हैं। वात्या भट्टी, याद रखिएगा वात्या भट्टी में ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में कार्बन के ऑक्सीकरण से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पीड़ित व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन से प्राथमिक रूप से संयोजित होकर ऑक्सीजन अणुओं को प्रतिस्थापित करके और क्रमशः रक्त को ऑक्सीजन रहित करके क्रिया करती है, जिसके परिणाम स्वरूप कोशिकीय श्वसन असफल हो सकता है और फलस्वरूप क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में घुलकर कोशिकीय श्वसन को बाधित करती है तथा यह हृदय को क्षति पहुंचाती है। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। धूल कणों से श्वास संबंधी रोग होते हैं, जबकि शीशा मानव मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। भारत में इस्पात उद्योग के द्वारा विमुक्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रदूषकों में याद रखिएगा
कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड चारों ही शामिल हैं। इस्पात उत्पादन प्रक्रिया के दौरान सेटरिंग मशीनों, ठीक है, सेटरिंग मशीनों, कोक ओवन तथा भट्टियों से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। ठीक है, इन सभी पॉइंटों को ध्यान से रिवीजन करते रहिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक दो बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए, एफ्लाटॉक्सिन फफूंदी के द्वारा उत्पादित होते हैं। एफ्लाटॉक्सिन फफूंदी के द्वारा उत्पादित होते हैं। एफ्लाटॉक्सिन मुख्यतः एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा। एस्परजिलस फ्लेवस प्रायः मूंगफली, डबल रोटी, डेयरी उत्पादों और संग्रहित बीजों पर उगता है। इसके द्वारा उत्पन्न एफ्लाटॉक्सिन में एक कैंसर जनक पदार्थ होते हैं जो कि यकृत कैंसर उत्पन्न करता है। एफ्लाटॉक्सिन कम आणविक भार वाले यौगिक है। ये अधिक उष्मा से खाना पकाने से भी जो है नष्ट नहीं होते हैं। पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति प्रतिरोध कार्बनिक यौगिकों को पॉप्स अर्थात चिर अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक कहते हैं। इनका सबसे बड़ा दुर्गुण यह होता है कि ये काफी समय तक वायुमंडल में मौजूद रहते हैं। हवा, पानी, भूमि और भोजन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने वाले ये यौगिक हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करते हैं। इनमें मानव और पशु ऊतकों में संचित होने की क्षमता होती है। अस्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय के द्वारा कुछ ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों को चिर अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों की सूची में शामिल किया गया है। नैनो कण उत्सर्जित होने पर जल, मृदा और वायु को संदूषित कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो नैनो कण है इनके उत्सर्जित होने पर जल, मृदा और वायु को संदूषित कर सकते हैं। पर्यावरण में खाद्य श्रृंखला में नैनो पदार्थ यदि जीवाणुओं के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं तो पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला के जो घटक हैं इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। जिंक ऑक्साइड तथा टाइटेनियम डाइऑक्साइड के नैनो कण पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त मूलक उत्पन्न करते हैं जो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। श्वसनीय सूक्ष्म कण वे कण होते हैं जो कम से कम इतने छोटे हो कि श्वसन के दौरान फेफड़ों में प्रवेश कर सकें। 5 माइक्रोन से छोटे, लगभग 2.5 माइक्रोन आकार वाले हवा में तैरते सूक्ष्म कण नासिका झिल्ली के द्वारा जो है रोके नहीं जा सकते और परिणाम स्वरूप यह श्वसन के द्वारा फेफड़े में पहुंच जाते हैं और विभिन्न रोगों का कारण बनते हैं। जबकि 5 माइक्रोन से बड़े निलंबित कण नासिका झिल्ली के द्वारा रोक लिए जाते हैं तथा वे फेफड़े तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया है, स्वचालित वाहन निर्वाता का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। स्वचालित वाहन निर्वाता का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। इसका सही जवाब दीजिए। देखिए, यह प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जा चुका है, तो सही जवाब है लेड यानी सीसा, बी ऑप्शन। देखिए, स्वचालित वाहनों में जो स्वचालित वाहन है इनमें एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड यानी सीसा का प्रयोग किया जाता है। धुएं के साथ विमुक्त ये लेड सबसे अविषालु धातु प्रदूषक होते हैं। लेड के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड, शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा सीसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का प्रयोग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? पहला है प्रगलन इकाइयां, दूसरा है पेन यानी कलम और पेंसिलें, तीसरा है पेन, चौथा है केश तेल एवं प्रसाधन सामग्रियां। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, पहला और तीसरा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, दिए गए विकल्पों में शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत प्रगलन इकाइयां और पेंट हैं। घरों में पुताई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेंट में शीशे की मात्रा असुरक्षित स्तर तक हो सकती है। दीवारों को छूने, पेंट की हुई अन्य चीजों से संपर्क में आने आदि से लोग शीशे के संपर्क में आ सकते हैं। शीशे की अधिक मात्रा से मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान पहुंच सकता है। पेंट के अतिरिक्त वेल्डिंग, रबर निर्माण प्रक्रिया, जिंक एवं कॉपर को गलाने वाली इकाइयां आदि शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत हैं। ठीक है, थर्ड नंबर है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। एक तरफ
प्रदूषक और दूसरे तरफ उनसे होने वाली बीमारी दिया गया है। पारा, इससे बताइए मीना माता बीमारी होता है। तो जो सुमेलित नहीं है यानी जो पेयर गलत दिया गया वही आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा ये दोनों सत्य है। पारा से जो है मीना माता नामक बीमारी होता है और कैडमियम से इटाइरोल और नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। लेकिन फ्लोराइड जो आयन है इससे जो रोग होता है अपच दिया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। देखिए, फ्लोराइड आयन के अधिकता से दांतों की बीमारी जिसे फ्लोरोसिस कहा जाता है होती है। तो फ्लोराइड आयन की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक बीमारी होता है और इस बीमारी में दांतों का बाह्य आवरण जिसे इनामेल कहते हैं यह प्रभावित होता है और दांतों में पीलापन आ जाता है। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो सामान्यतः प्रयुक्त या उपयुक्त पदार्थ जो है एक तरफ और दूसरे तरफ उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन। पहला दिया लिपस्टिक का जो संबंध है इसमें शीशा पाया जाता है, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। शीतल पेय में ब्रोमीनित वनस्पति तेल जो है पाया जाता है, ये भी सही है। और चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है मिलाया जाता है, यानी इसमें पाया जाता है। तो देखिए इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। फिर से इसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। लिपस्टिक मोम तेल और प्रति ऑक्सीकारक तथा प्रशामक इत्यादि से युक्त होती है। इसमें लेड की भी कुछ मात्राएं जो है पाई जाती हैं जो मनुष्य के बौद्धिक स्तर यानी आईक्यू को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। ब्रोमीनित वनस्पति तेल यानी BBO एक प्रसंस्कृत वनस्पति तेल है जिसे ब्रोमीन से उपचारित किया जाता है। शीतल पेय में इसका उपयोग किया जाता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट ग्लूटामिक अम्ल का सोडियम लवण है, इसे चाइनीज फास्ट फूड में स्वाद बढ़ाने वाले कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो है सूची 1 और दूसरे तरफ सूची 2 दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसका मिलान करते हैं और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। वैसे अगर मिलान करिएगा तो देखिए एस्बेस्टस धूल जो है इसका संबंध किससे है? तो इससे होने वाली जो बीमारी है क्या होता है, इससे जो ग्रसित होता है फेफड़ा। शीशा, इससे इसका जो संबंध है मस्तिष्क। और पारा का संबंध जो है किससे है? पारा यानी पेट संबंधी यानी उदर। और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धराएं, इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। और इसके बारे में फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए एस्बेस्टस जहरीला पदार्थ है और इसकी धूल से फेफड़े का कैंसर हो सकता है, यानी इसे फेफड़ा का कैंसर होता है एस्बेस्टस से, याद रखिएगा। शीशा मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। पारे की विषाक्तता से उदर संबंधी यानी पेट से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पीड़ित व्यक्ति के रक्त के हीमोग्लोबिन से प्राथमिक रूप से संयोजित होकर ऑक्सीजन अणुओं को प्रतिस्थापित करके और क्रमशः रक्त को ऑक्सीजन रहित करके क्रिया करती है, जिसके परिणाम स्वरूप कोशिकीय श्वसन असफल हो सकता है और फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। 6 नंबर है, प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रदूषक और दूसरे तरफ प्रभाव दिया गया है, इसको मिलान करिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। और इसको मिला के देख लेते हैं। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का जो संबंध है लीवर और किडनी को क्षति से पहुंचाने से है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का जो संबंध है वह है आपका कैंसर। धूल कण का संबंध जो है श्वसन संबंधी रोग और शीशा का केंद्रीय नर्वस सिस्टम से है। तो सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में घुलकर कोशिकीय श्वसन को बाधित करती है, यह हृदय को क्षति पहुंचाती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। धूल कणों से श्वास संबंधी रोग होते हैं, जबकि शीशा मानव मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग के द्वारा मुक्त किए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग के द्वारा मुक्त किए जा सकते हैं या किए जाते हैं? इसका सही जवाब होगा, बताइए, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी डी ऑप्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में 1-2 पॉइंट दिया गया, इसको डिस्कस कर लेते हैं।
देखिए, भारत में इस्पात उद्योग के द्वारा मुक्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रदूषकों में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड चारों ही शामिल हैं। वात्या भट्टी में ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में कार्बन के ऑक्सीकरण से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। इस्पात उत्पादन प्रक्रिया, इसके द्वारा सिटरिंग मशीनों, कोक ओवन और भट्टियों से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं ये मुक्त होते हैं। 8 नंबर है, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप अविशों का उत्पादन होता है, जिन्हें एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि के द्वारा नष्ट नहीं होते। एफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, यानी फफूंदी के द्वारा। याद रखिएगा। देखिए, एफ्लाटॉक्सिन फफूंदी के द्वारा उत्पादित होते हैं। जो एफ्लाटॉक्सिन है मुख्यतः एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा उत्पन्न होता है। एस्परजिलस फ्लेवस प्रायः मूंगफली, डबल रोटी, डेयरी उत्पादों और संग्रहित बीजों पर उगता है। इसके द्वारा उत्पन्न एफ्लाटॉक्सिन में एक कैंसर जनक पदार्थ होता है जो यकृत कैंसर उत्पन्न करता है। एफ्लाटॉक्सिन कम आणविक भार वाले यौगिक होते हैं और वे अधिक उष्मा से खाना पकाने से भी जो है नष्ट नहीं होते। प्रश्न संख्या 9 है, कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचर के गद्दियों यानी अपहोल्स्टरी में जो है ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग क्यों कुछ चिंता का विषय है। तो कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचर के गद्दियों में ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग क्यों कुछ चिंता का विषय है। पहला है कि उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है। दूसरा, वे मनुष्यों और पशुओं में संचित हो सकते हैं। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, यानी पहला दूसरा दोनों कथन इसके संदर्भ में सत्य है। पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रतिरोधी कार्बनिक यौगिकों को पॉप्स अर्थात चिर अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक कहते हैं। इनका सबसे बड़ा दुर्गुण यह होता है कि ये काफी समय तक वायुमंडल में मौजूद रहते हैं। हवा, पानी, भूमि और भोजन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने वाले ये यौगिक हमारे स्वास्थ्य के, याद रखिएगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इनमें मानव और पशु ऊतकों में संचित होने की क्षमता होती है। अस्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय के द्वारा कुछ ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों को चिर अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों की सूची में शामिल किया गया है। 10 नंबर है, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम। डी ऑप्शन, ठीक है, याद रखिएगा, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, श्वसनीय सूक्ष्म कण वे कण होते हैं जो कम से कम इतने छोटे हो कि श्वसन के दौरान फेफड़ों में प्रवेश कर सकें। 5 माइक्रोन से छोटे, लगभग 2.5 माइक्रोन आकार वाले हवा में तैरते सूक्ष्म कण नासिका झिल्ली के द्वारा रोके नहीं जा सकते। परिणाम स्वरूप यह श्वसन के द्वारा फेफड़े में पहुंच जाते हैं और विभिन्न रोगों का कारण बनते हैं। जबकि 5 माइक्रोन से बड़े निलंबित कण नासिका झिल्ली के द्वारा रोक लिए जाते हैं तथा वे फेफड़े तक नहीं पहुंच पाते। 11 है, विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग के द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है। क्यों? पहला, वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं। क्या यह सही है? इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। वे खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं और वे मुक्त मूलकों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। देखिए, इसका सही जवाब होगा, तीनों सत्य है। डी ऑप्शन, नैनो कण उत्सर्जित होने पर जल, मृदा और वायु को संदूषित कर सकते हैं, इसलिए पहला सत्य है। पर्यावरण में खाद्य श्रृंखला में नैनो पदार्थ यदि जीवाणुओं के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं तो पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला के घटक इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, इसलिए दूसरा भी सत्य है। जिंक ऑक्साइड तथा टाइटेनियम डाइऑक्साइड के नैनो कण पराबैंगनी प्रकाश के उपस्थिति में मुक्त मूलक उत्पन्न करते हैं जो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो तीसरा कथन भी सत्य है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रदूषण विविध के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी का लिंक दिया गया है।
जो क्विज ग्रुप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपको रोज क्विज कराए जाते हैं टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए वो हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे पास घटना चक्र का सभी पीडीएफ अवेलेबल है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।